Thank you, sir. Deep dive to a billion dreams. With this theme, the Rural India sets sail on a journey to explore the evolving aspirations of rural communities in India and pave a way forward for their growth and progress. Our rural communities are currently experiencing a transformative change, which is driven by socioeconomic shift, technological advancement, and environment challenges. And as we bear witness to these changes, it becomes crucial for us to delve into the dreams and aspirations which resides in the heart of rural India. Understanding their aspirations, their needs, to profound level enable us in crafting strategies and plans that will genuinely cater to their needs and foster their development. In our inaugural session today, we are delighted to have among us Mr. Amjad, Senior Practitioner TRIF, and Mr. Manoj to facilitate this session. Together, they'll epitomize the collective voice and aspiration of rural India. Mr. Amjad, over to you. Please welcome them a big round of applause. Thank you. सभी को जोहार, गुड मॉर्निंग। इंडिया रूरल कॉलेक्टिव के सत्र डीप डाइव इनटू बिलियन ड्रीम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्तमान समय में विभिन्न सामाजिक आर्थिक बदलाव, तकनीकी प्रगति और जलवायु परिवर्तन आदि के प्रभाव से ग्रामीण समुदाय में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे जैसे समुदाय विकसित हो रहा है, उनकी आकांक्षाओं एस्पिरेशन में भी बदलाव आ रहा है। बदलते हुए परिवेश में ग्रामीण समुदायों की आकांक्षाओं को समझने के लिए आज के इस रूरल कॉलेक्टिव में डीप डाइव इनटू बिलियन ड्रीम सत्र को शामिल किया गया है। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य समुदाय के विभिन्न ग्रामीणों जैसे युवा, ग्रामीण परिवार, सामुदायिक संगठनों और संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ एक सार्थक चर्चा करना है। इस चर्चा के माध्यम से समुदाय के विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं को समझकर डोनर्स, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स को एक साथ लाकर समुदाय के समर्थन में संवाद, रणनीति, पहल और साझेदारी विकसित करना है। मेरा यह सौभाग्य है कि मैं इस सत्र का हिस्सा हूं, जहां हमें उन लोगों से विचार सुनने का मौका मिलेगा जिनके बारे में बात करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसी के साथ मैं आज इस सत्र के पैनलिस्ट को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा। मिस्टर सदानंद गोस्वामी, प्लीज़ वेलकम, राउंड ऑफ अप्लॉज। मिस सोनी टंडन, मिस मुन्नी देवी, मिस मीना देवी, मिस्टर मेवालाल महतो, मिस किरण देवी, मिस अलका महतो एंड मिस्टर कृष्णा मुंडा। एक बार फिर से हमारे पैनलिस्ट का स्वागत करिए आप तालियां बजाकर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में भागीदारी करने के लिए, राज़ी होने के लिए और यहाँ समय देने के लिए। अगर हम इस सत्र की बात करें तो मुख्य रूप से इसको हमने 4 भागों में बांटा है। पहला भाग है जहाँ पर हम पैनलिस्ट के व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा भाग है जिसमें जो हम बात कर रहे हैं डीप डाइव इनटू बिलियन ड्रीम्स, जो जिस तरह से समाज बदल रहा है, जिस तरह से देश बदल रहा है और जिस तरह की आकांक्षाएं बदल रही हैं, तो किस तरह की आज के दिन में ग्रामीणों की और जिनकी हम बात कर रहे हैं उनकी आकांक्षाएं किस तरह से बदलाव आ रहा है उनमें, उनके बारे में हम लोग हमारे पैनलिस्ट से सुनेंगे। तीसरे भाग में हम बात करेंगे कि ये जो आकांक्षाएं हैं जिनके बारे में हम पैनलिस्ट से सुनेंगे, उनको पूरा करने के लिए
उन आकांक्षाओं को अचीव करने के लिए किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और किस तरह की संभावित चुनौतियां अगले कुछ वर्षों में हो सकती है। और सत्र के अंत में हम ये भी चर्चा करेंगे कि ये जो चुनौतियाँ जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, हम और सुनेंगे हमारे जो हमारे अतिथि हैं और पैनलिस्ट हैं, कि उनको ओवरकम करने के लिए, उनसे निपटने के लिए किस तरह के माध्यम, किस तरह के समाधान, किस तरह के प्लेटफॉर्म और फोरम्स का इस्तेमाल और उनके माध्यम से वो उन चुनौतियों से कैसे निपट रहे हैं, और साथ में किस तरह की बाहरी जो मदद है, जो एक्सटर्नल सपोर्ट है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी उन चुनौतियों का सामना करने के लिए। तो इस तरीके से हमने इस सत्र को बांटा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत जो हम डीप डाइव की बात कर रहे हैं, जो गहराई में जाके लोगों की आकांक्षाओं और लोगों की एस्पिरेशन को हम लोग सुन पाएंगे। इसी के साथ मैं सत्र की शुरुआत करता हूँ। जो हमारा पहला जो एक, और मैं यहीं से बात करूंगा, तो थोड़ा आपकी तरफ और थोड़ा हमारे पैनलिस्ट की तरफ। आवाज़ आ रही है? आवाज़ ठीक है ना? ओके। तो सदानंद जी, आपसे शुरू करते हैं, बिकॉज इधर से ही हम लोग शुरू करेंगे। तो जो एक महत्वपूर्ण जो एक बिंदु है, जो हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, और बहुत सारी चीज़ें तो हम डेफिनेटली अलग अलग माध्यम से सुन पाते हैं, जान पाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में, तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छा अवसर है, मौका है, जहाँ हम आपसे खुद आपके अनुभव, आपके जो अपने लिव्ड एक्सपीरियंसेस जिनको बोलते हैं ना, जो हम खुद अनुभव करते हैं, उनके बारे में सुनना चाहेंगे, और इसीलिए आप सबको आज आमंत्रित किया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। तो मैं जानना चाहूँगा पहले, जो हम, जैसे मैंने भाग की बात की कि सत्र को हम 4 भागों में बांटे, जो पहला अगर हम देखें तो जो आपका जो जीवन की जो आपकी जर्नी रही है, जो एक सफ़र रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप बताएं। साथ में आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि जो ऐसे कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपके जीवन में हुई हैं और जिससे आपके व्यक्तित्व में बहुत प्रभाव पड़ा या बदलाव आया, या आप आज जो हैं उसने बहुत कंट्रीब्यूट किया। साथ में कुछ अगर उपलब्धियां को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, ऐसी उपलब्धियां जो आपको लगता है कि आपके जीवन की रही हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा, और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं सब आपके अनुभवों को सुनने के लिए। सो सदानंद जी। सभी को मेरा प्रणाम। मैं रांची जिला के बेड़ो ब्लॉक के सुदूर पंचायत खुखरा से हूँ। मैं वर्तमान में बोकारो जिला के पंचायती राज विभाग में बतौर अंकेक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है, किंतु मेरे लिए खुशकिस्मती की बात थी कि मैंने जन्म एक शिक्षक के घर में पैदा लिया था। मुझे बचपन से ही यह शौक़ रहा है कि मैं जिस भी क्लास में पढ़ाई करूं, हमेशा उस क्लास में पहला स्थान ही प्राप्त करूं। हमेशा मुझे आगे रहने की ही ललक होती थी। जब मैं कक्षा 9वीं में था, 7 सितंबर 2012 का वह दिन जब मुझे जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। उस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में मैंने पूरे ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह क्षण मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत ही खुशी के क्षण थे। इस क्षण ने मेरे को अंदर से बहुत ही मजबूती प्रदान की। मुझे यह लगा कि अगर मेहनत किया जाए तो ज़िंदगी में और भी जो हम लक्ष्य सोच रहे हैं उन्हें पाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं मेरे नज़रिए से देखा जाए तो मेरे ज़िंदगी की सबसे प्रभावशाली क्षणों में से ये एक क्षण थी। आर्थिक गरीबी और भी कठिनाइयों के बावजूद भी मैंने अपने आगे की पढ़ाई जारी रखने की सोची, और आने वाले समय में भी जब मैं कॉलेज स्तरों पर था तो अलग अलग प्रतियोगिताओं में भी मैंने भाग लिया। और एक प्रतियोगिता ऐसा भी था जिसमें मैंने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया और पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त कर शिक्षा मंत्री के हाथों पुरस्कार पाने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ। इस प्रतियोगिता के माध्यम से मुझे झारखंड सरकार के द्वारा इंस्पायर्ड अवार्ड योजना के तहत 2 बार 5-5 हज़ार रुपये की राशि भी प्राप्त हुई। इन सभी उपलब्धियों से मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती रही। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने नज़रिए से बात करूं तो मुझे अपने परिवार से, अपने आसपास के लोगों से, मेरे समाज से, अपने गांव के लोगों से, अन्य युवाओं की नज़रिए से मुझे एक अलग श्रेणी का जो प्यार और सम्मान मिला, ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जो आपकी उपलब्धियां हैं काफ़ी सराहनीय हैं और हम सब के लिए भी बहुत
मोटिवेशन का स्रोत हैं। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा सोनी जी से कि वो भी इसी को हम आगे बढ़ते हुए सबसे थोड़ा एक बार सुनेंगे और फिर हम दूसरे भाग की तरफ जाएंगे। सभी को हाँ, सभी को जोहार। रांची जिला के बेड़ो प्रखंड के अंतर्गत ग्राम खतरी खटंगा है, वहाँ मैं रहती हूँ और वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकार के तौर पर कार्य कर रही हूँ। आप लोगों के बीच में मेरा जीवन का जो जर्नी है, जीवन में जो संघर्ष हुआ है, वो मुझे एक यादगार साझा करना चाहूँगी। मैं जब 15 साल की थी, उस समय मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार थी और उस समय मेरे सामने मैट्रिक का एग्ज़ाम था और मम्मी इतनी सीरियस थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मम्मी का इलाज कराऊं या अपना एग्ज़ाम का तैयारी करूं। पर मैं किसी तरह, मेरे पापा भी गरीब परिवार से थे, आर्थिक स्थिति नहीं थी, इस कारण पापा भी बहुत कमज़ोर थे। मैं किसी तरह दोस्तों के साथ में पैसे का इंतज़ाम की और मम्मी का इलाज कराया और मैट्रिक का एग्ज़ाम भी दिया और पास भी किया। मैट्रिक का एग्ज़ाम पास करने के बाद में गरीब परिवार होने के नाते आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। मैंने वहाँ से ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया और ट्यूशन पढ़ाते हुए आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए अपना पढ़ाई भी जारी रखा और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में 1 साल अपने गांव में ही रह गई और उसके बाद में रांची आ गई कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। कंपटीशन का तैयारी करते हुए 2 साल 3 साल गुजर गए, मुझे नौकरी नहीं प्राप्त हुआ, कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। उसके बाद में कोरोना काल आ गया। कोरोना काल आने के बाद में हम लोग रांची से मैं फिर घर चली गई। घर में भी बैठना पड़ा और घर का स्थिति ख़राब होने लगा। कुछ तो करना है, कुछ तो काम करना है, क्या करूं, कुछ अलग करूं, ये सोच हमेशा रहा। और एक दिन हमको पत्रकार के तौर पर कार्य करने के लिए अपने क्षेत्र में मौका मिला और वो काम मैंने प्रारंभ किया और ग्रामीण क्षेत्र में जाना स्टार्ट किया, लोगों से मिलना स्टार्ट किया, युवाओं से मिलना स्टार्ट किया। उस समय मुझे युवाओं से मिल करके बहुत सारे समस्याओं से रूबरू हुई और ऐसे लड़कियों का जो शोषण हुआ था, उन लोग के साथ में जो घटनाएं घटी थी, सबका घटनाओं से और समस्याओं से परिचित होने का मौका मिला। मैंने सोचा कि इतने सारे हमारे इस समस्या का समाधान के लिए प्लेटफॉर्म है, पर जागरूक नहीं होने के कारण किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है और सभी व्यक्तियों न्याय नहीं ले पा रहे हैं, अपने मन में ही रख रहे हैं, बात नहीं बोल पा रहे हैं। उसको देखते हुए उन लोगों को न्याय के लिए मैंने पहल किया और सभी को जो भी समाधान के लिए हमारा सिस्टम बना हुआ है, उसके साथ में उन लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। और आज ग्रामीण क्षेत्र में जो भी युवतियों के साथ में कुछ घटना घटती है, वो हमें संपर्क करते हैं और उसे न्याय दिलाने का काम करते हैं और निस्वार्थ तौर पे अभी वर्तमान में मैं ये काम कर रही हूँ। ओके, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मुन्नी जी, आप थोड़ा सा साझा करना चाहेंगी हमारे साथ अपने व्यक्तित्व के बारे में? सभी को जोहार। मेरा नाम मुन्नी देवी है और मैं पलामू जिला के चैनपुर ब्लॉक से आई हूँ। मेरा भीओ का नाम है एकता आजीविका महिला ग्राम संगठन का मैं सदस्य हूँ। मैं अपनी कुछ बचपन के यादें और अपने जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं के आप लोग के बीच बोलना चाहती हूँ। जब मैं 8 क्लास में पढ़ रही थी तो उस टाइम हम झारखंड पुलिस का वैकेंसी भरे थे और वैकेंसी के दौरान जो भी उसमें प्रक्रिया होता है, वो सभी प्रक्रिया को हम पास कर दिए थे। इसके बाद उसी टाइम हमको शादी हो गया और शादी होने के बाद जब ससुराल में हम गए तो वहाँ पे मेडिकल जांच के लिए हमको बुलाया गया, तो ससुराल घर से हमको जाने की अनुमति नहीं दिया गया। इसी कारण हम वो अपना मेडिकल जांच को हासिल नहीं कर पाए। फिर हम जब इस 2016 में हम समूह में जुड़े तो उस टाइम अपना समूह में हम बीके के रूप में चयन हुए और समूह का रजिस्टर लिखने लगे। समूह का रजिस्टर बहुत अच्छा हमको लिखने आने लगा, अच्छा रहा लिखावट, तो हमको ब्लॉक लेवल पर मास्टर बुक कीपर के रूप में चयन किया गया, जिसे हम अपना जिला के हर ब्लॉक में
मास्टर ट्रेनर के रूप में सभी बुक कीपर को ट्रेनिंग देने लगे। इसके बाद हमको फिर IPRP में सिलेक्शन हुआ। IPRP में अपना स्वास्थ्य खराब होने के कारण IPRP ज्वाइनिंग नहीं कर पाए। इसके बाद फिर हमको अपना कामों और अनुभवों को देखते हुए हमको जिला लेवल पर DRP भी बनाया गया, जिसमें हम पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में ट्रेनिंग दे रहे थे। जब वो ट्रेनिंग हमको ख़त्म हो गया तो इसके बाद फिर हमको ब्लॉक लेवल पर एक क्लस्टर होता है, क्लस्टर में जेंडर CRP के रूप में चयन किया गया, जिसमें अभी हम जेंडर CRP के पद पर कार्यरत हूँ। सभी को धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ाते हैं और हमारे एक और पैनलिस्ट हैं, उनसे सुनते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा जोहार। मेरा नाम मीना देवी है। मैं पलामू जिला के चैनपुर ब्लॉक के बसरिया कला क्लस्टर से आई हूँ। मैं एक बहुत ही छोटे परिवार, गरीब परिवार से हूँ। मेरे बचपन में ही मेरी माँ का देहांत हो गई थी और अच्छा बैठक, अच्छा मीटिंग करने से हम लोग को फिर VO में जुटे। VO में जुटने के बाद फिर सेलेब का अध्यक्ष बनी। सेलेब का अध्यक्ष बनने से सेलेब के अध्यक्ष बनने पर हमको झारखंड के मुख्यमंत्री से मिलने का उपलब्धि प्राप्त हुई। यहाँ पर धन्यवाद। ओके, सो बहुत इंटरेस्टिंग है जैसे आप लोगों का जर्नी है, मतलब एक से दूसरे पद पर, दूसरे से तीसरे पद पर, और आगे और हम लोग इस पे बात करेंगे। अभी इनवाइट करते हैं मेवालाल जी को। सभी को जोहार। हम लोग एक परिवार के रूप में यहाँ अभी प्रेजेंटेंट्स ये बताने जा रहे हैं कि हम लोग का जो हमारा गांव जो रांची शहर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी में है, जो सिमलिया गांव है, जो अनगढ़ा प्रखंड के चिल्दाग पंचायत में आता है, और हमारा गांव विस्थापित गांव है जो स्वर्ण रेखा नदी से पूरा घिरा हुआ है। और हमारा विचार यह है कि हमारा परिवार एक सुखद और समृद्ध परिवार हो। और हमारा एक परिवार में 2002 या 2003 एक घर में ही दुर्घटना हुआ था, जो हम लोग का बहुत ही दुखद था। वो घटना एक ज़मीन विवाद को लेकर हुआ था, जिसमें जो बगल के जो भैया थे, जो गोतिया घर का जो बोलते हैं हम लोग, वो विवाद कर दिए थे कि वो ज़मीन हम लोग का है। तो इस तरह से वो कोर्ट कचहरी का चक्कर में पड़ गया था। उसमें पिताजी को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा था, और जिससे हम लोग का जो आर्थिक स्थिति था वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था। और उसके बाद उस कमजोरी को निकलते हुए पिताजी एक संस्था हित KGVK के नाम था, उसमें वो काम करने लगे और अपना आजीविका को थोड़ा बेहतर बनाए। किरण जी, आपको शेयर करना चाहेंगे? ओके, तो ठीक है, आप आगे पास कर सकते हैं। नमस्कार, सभी को झारखंडी जोहार। मैं गोला ब्लॉक के अंतर्गत पुरुबडी पंचायत की मुखिया अलका महतो बोल रही हूँ। आज यहाँ मैं आप लोगों के सामने अपने जीवन की छोटी बड़ी घटना को शेयर करना चाहती हूँ, और साथ ही साथ जो भी उपलब्धियाँ हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो जीवन की समस्या है उसे किस तरह से हम लोग उबर के आगे बढ़े हैं और किस सामना कर रहे हैं और आगे सफल हुए हैं। वैसे तो मेरी शिक्षा सरकारी विद्यालय से शुरुआत हुई। सरकारी विद्यालय में पढ़ी, उसके बाद इंटर ग्रेजुएशन PG मैंने रांची विमेंस कॉलेज से की। इंटर में रहते ही मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर 1 साल के अंदर बच्चे हो गए। इसी अंतराल में मुझे गांव में जाना पड़ा। गांव जाने के बाद ऐसी मतलब कठिनाई का सामना करा। महिलाओं को ऐसे देखने को मिला कि वहाँ शौच से संबंधित इतनी समस्या थी। देख के महिलाएं 3-4 बजे रात में उठती थी, उठ के उनको जाना पड़ता था शौचालय के लिए। तो मुझे भी इस कठिनाई का सामना करना पड़ा।
और जिसको देख के मेरे जीवन में मतलब इतना ग्लानि हुई कि किस तरह एक महिला को इस समस्या का सामना करना पड़ता है और कैसे मैं इससे उबर सकूं, कुछ तो करूं जिससे मैं इन सारी समस्याओं का कुछ हल निकाल सकूं। और इस समस्या को मन में रखते हुए आज मुझे एक उपलब्धि के रूप में मैं उस क्षेत्र की मुखिया के रूप में पदस्थापित हूँ और कोशिश मेरी यही है कि मैं किस तरह वहाँ की जितनी भी समस्या है गांव की महिलाओं के प्रति, बालिकाओं के प्रति, जो इन सारी समस्याओं को 4 से 5 किलोमीटर जो जाना पड़ता था, महिलाओं को सुबह उठकर अपने घरों को से जाना पड़ता था और इस समस्या का समाधान कैसे मैं करूं, मन में कहीं ना कहीं एक ग्लानि होती थी बहुत ज़्यादा। तो इस समस्या के लिए मैं हमेशा तत्पर रही और आज उपलब्धि के रूप में मैंने कोशिश कर रही हूँ कि हर घर में शौचालय का व्यवस्था करूँ और ताकि किसी भी महिला को इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े और आगे भी सब ठीक ठाक रहे। साथ ही साथ और एक कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं एक सरकारी विद्यालय में ही पली बड़ी, साथ ही साथ जैसे पहले बहुत समस्या थी कि गांव में बच्चे ज़मीन में बैठ के पढ़ाई करते थे, उसमें बिजली की व्यवस्था नहीं थी, लालटेन डिबरी की सहायता से बच्चे लोग पढ़ते थे। कहीं ना कहीं इसमें भी मेरी मन में एक हमेशा रहती थी कि मैं कैसे मतलब अब इस ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कुछ कर सकूं। इसमें भी मुझे आज एक उपलब्धि के रूप में मुझे कार्य करने का मौका मिल रहा है, जिसको मैं सुचारू रूप से कर रही हूं और चाहती हूं कि हर पंचायत में झारखंड के जितने भी ग्रामीण इलाका हैं, स्कूल हैं, घर हैं, उसमें बिजली की व्यवस्था हो ताकि बच्चे बेंच चेयर टेबल की व्यवस्था हो ताकि वे उसमें बैठ के अच्छी से अच्छी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके और अपने उज्जवल भविष्य को संवार सके। और इसके लिए मैं आगे भी प्रयासरत हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत इंटरेस्टिंग आपकी जर्नी रही है शहर से गांव की तरफ। यूजली गांव से शहर की तरफ होती है, मगर आपकी शहर से गांव की तरफ है। तो हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारे अगले पैनलिस्ट हैं मिस्टर कृष्णा जी, उनसे थोड़ा सुनेंगे उनकी जर्नी के बारे में। सभी को जोहार। और हम जोना पंचायत के मुखिया हैं। हम अपने जीवन के जो भी छोटे बड़े जो घटनाएं घटे हैं उसके बारे में हम आप सबों के बीच में शेयर करना चाहते हैं। मैं बहुत ही गरीब किसान का बेटा हूं और बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं। जब मैं 12 से 13 साल का उम्र था, उस समय हमने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था और कुछ पढ़ाई करते समय शिक्षक द्वारा कुछ ऐसे विषय था जो कि स्लोगन के तहत हम लोग को पढ़ाया जाता था। जंगल बचाने से क्या लोगों को फ़ायदा है, उसके बाद कृषि करने से गांव को क्या फ़ायदा है, पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा है, ये सभी को लेकर के शिक्षक ने बताया करता था। तो फिर कैसे मेरा मन में एक गड़ गया और उसी समय हमारे जितने उम्र के जो युवा थे सभी लोगों ने हम लोग मिल कर के एक विचार किए और जंगल बचाने के लिए हम लोग ठान लिए और निर्णय भी ले लिए। उस समय काफ़ी हम लोग के बीच में आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी अच्छा कदम रखने के लिए, कोई अच्छा काम करने के लिए तरह तरह के बाधाएं आते हैं, फिर भी हम लोग नहीं चूके और संघर्ष जारी रखे और जंगल को भी बचाए। उसी तरह से कृषि क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी संघर्ष किए और संघर्ष करते करते आज जो है
2010 में पहली बार निर्विरोध टाइप का हमको जोन्हा पंचायत का मुखिया चुना गया। उसके बाद पता नहीं मेरा कार्यशैली या तो ईमानदारी बोलिए, लगातार जो है 3 बार उस पंचायत के मुखिया का प्रतिनिधित्व करने का लोगों ने मौका दिया है, और साथ ही अभी वर्तमान में अनगढ़ा प्रखंड का मुखिया संघ का अध्यक्ष भी बना दिया गया है। लेकिन इतने ही में मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो ज़्यादा ना कहते हुए सभी को फिर से जोहार, धन्यवाद। ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग अलग, मतलब आप सभी लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, झारखंड के अलग अलग प्रखंड और गांवों से, पर जो जर्नी है, जो आपका सफ़र है आप सभी का, जो बहुत ही यूनिक है। और 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो मुझे लगी कि थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए। एक तो ये है कि जो महिलाएं हैं उनकी जो जर्नी है आज के दिन में ग्रामीण क्षेत्रों की, कि आप शुरू करते हैं रजिस्टर लिखने से, एंड देन आप आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जाके चीफ मिनिस्टर जो स्टेट के हेड हैं एक तरह से, उनसे भी मिलने का। तो ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सराहनीय भी है। दूसरा जो मुखिया जी ने बात किया कि वो अपने जब शादी होके वो गांव गई तो महसूस कर पाई कि महिलाओं के किस तरह के चैलेंज हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं। तो वो एक मैसेज भी है कि जब जो लोग उन परेशानियों से निकल के आते हैं और वो जब किसी पद पर जाते हैं या उनको चुना जाता है, तो उनकी प्रायोरिटीज़ भी उस तरह की होती हैं कि उन चैलेंजेस से पहले निपटा जाए जो उन्होंने खुद भी अनुभव किए हैं, और उस सेक्शन की, उस वर्ग की जो समस्याएं हैं उन पे बहुत ध्यान रहता है शासन का भी और प्रशासन का भी। तो आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग भी है हम सब के लिए। तो इसको और इंटरेस्टिंग और आगे बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और हम सबके लिए बहुत इंटरेस्ट भी है जानने के लिए कि जो भारत जैसे बदल रहा है, या जो ग्रामीण क्षेत्र भी जैसे बदल रहे हैं, जैसा मैंने शुरू में भी बोला, तो उसमें किस तरह की जो ग्रामीण क्षेत्रों की भी आकांक्षाएं और जो सपने हैं वो बदल रहे हैं। तो अगर उनको लेके भी आप लोग थोड़ा सा बताएं कि जो आप जैसे युवा हैं, सदानंद सोनी जी आप युवा हैं, तो युवा एक तो आपके अपने सपने क्या हैं, साथ में जो आपके क्षेत्र के युवा हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो युवा हैं, तकनीकी का जिस तरह का प्रभाव है, इन सब के कारणों से किस तरह के सपनों में बदलाव आया है और किस तरह के उनके सपने आज के दिन में हैं। एक युवा के तौर पर मेरे भी कुछ व्यक्तिगत सपने हैं। जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने भी अपने लिए कुछ सपने संजो करके रखे हैं। मेरे भी सपने हैं कि आगे चलकर आने वाले समय में मैं अपने आप को प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता हूँ, जाकर के समाज के लिए भी मुझे कुछ कार्य करने हैं और अपना भविष्य भी उज्जवल बनाना है। साथ ही साथ मैं ये भी अपने लिए सपना रखता हूँ कि आने वाले समय में मैं अपना खुद का एक आशियाना बनाऊँ और मेरे परिवार को भारत के सभी तीर्थ स्थानों का दर्शन कराऊँ। इन सब के अतिरिक्त भी मेरा एक सपना यह भी मैं मान के चलता हूँ कि यदि मैं इन सपनों को पूरा करने में सक्षम हो जाता हूँ तो मैं उस क्षेत्र के लिए, जिस क्षेत्र में मैंने अपना बचपन बिताया है, उस क्षेत्र के लोगों के लिए मैं फ्री एम्बुलेंस की सेवा भी उपलब्ध करा सकूं। यह भी मेरा एक अलग सपना है। एक ग्रामीण परिवेश समाज में रहते हुए मैं अलग अलग ग्रामीण युवा वर्गों से मिलता हूं, उनसे मिलने का सौभाग्य मिलता है, उनसे बातें करने का समय मिलता है, तो उनसे भी उनके सपने को और अपने सपनों को बताने का अवसर मिलता है, उनसे हम साझा कर पाते हैं। तो समाज में कुछ युवा वर्ग ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। उन युवा वर्गों के सपने ये हैं आने वाले समय के लिए कि वे किसी भी क्षेत्र हो, या सरकारी क्षेत्र हो या प्राइवेट क्षेत्र हो, वे अपने आप को आने वाले समय में अपने आप को रोजगार पाते हुए उनको रोजगार का अवसर मिल सके, ये उनका सपना है। यदि कोई युवा अपने कौशल विकास के लिए कोई कार्य कर रहा हो तो वह यह सपना देख रहा है आने वाले समय में कि उसे उस क्षेत्र में आने वाले समय में रोजगार मिले, जिससे वो अपना आर्थिक समृद्धि कर सके और अपना और साथ साथ अपने परिवार को भी मजबूती प्रदान कर अपना ज़िंदगी को खुशहाल बनाए। वही समाज में रहने से कुछ युवा वर्ग ऐसे भी मिलते हैं जिनसे बातें करने पर पता चलता है, जो पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं, किसी आर्थिक गरीबी या कठिनाइयों की वजह से अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं, तो उनसे बातें करने पर यह भी पता चलता है कि उनको पढ़ाई करना तो वो छोड़ चुके हैं, लेकिन उनके सपने मरे नहीं हैं, उनमें अभी भी कुछ करने की इच्छा है।
उनकी ये सपना है कि अगर उन्हें कौशल विकास की प्रशिक्षण दिया जाए तो आने वाले समय में वे भी उस क्षेत्र में अपने आप को रोजगार दे पाएँ और अपने आने वाले पीढ़ी जो अभी जो उनकी वर्तमान स्थिति चल रही है, आने वाली पीढ़ी को वो चीज़ ना देखना पड़े। वही दूसरी ओर समाज के कुछ युवा वर्ग ऐसे भी हैं जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उनकी इच्छा है कि वे अपने सपना खेल के माध्यम से भी बनाना चाहते हैं। उनमें खेल की बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और वे ये सपना ले करके चले हैं कि जिस प्रकार हमारे महेंद्र सिंह धोनी ने पूरे विश्व स्तर पर अपना नाम रोशन किया, वे भी एक सपना लेकर चल रहे हैं कि अगर उन्हें एक सुख सुविधा मिली जाए तो वे भी आगे चलकर झारखंड के लिए, पूरे भारत के लिए ग्राम स्तर से खिलाड़ी के रूप में प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। धन्यवाद। इंटरेस्टिंग। ओके, सो धन्यवाद। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बाकी जो हमारे पैनलिस्ट हैं, साथी हैं, उनसे भी थोड़ा सुनेंगे कि वो किस तरह से देख रहे हैं आने वाले भविष्य को और आने वाले अगले 5 सालों में वो किस तरह से देखते हैं कि किस तरह के बदलाव हो रहे हैं और किस तरह के उनकी भी जो सपने हैं, आकांक्षा हैं, वो बदल रही हैं। एक युवा होने के नाते मेरा भी बहुत सारे सपना है। मेरा जो भी आर्थिक स्थिति था वो सुधरे, इसलिए मैं अपने अधिकार के लिए और अपने जीवन को और आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए वो सारे सहूलियत का अपेक्षा रखती हूँ, जैसे कि अच्छा भोजन हो, कपड़ा हो, मकान हो, गाड़ी हो। ये हमारा एक इच्छा होता है हर युवाओं के लिए और मेरा भी है। और मैं चाहती हूँ कि मजबूती से आर्थिक स्थिति रखूँ ताकि मैं अपने घर वालों के लिए भी एक सपोर्ट के तौर पे खड़ा रहूँ। सपना तो है, पर सपना को साकार करने के लिए मेरे पास कुछ होना भी चाहिए। वर्तमान में मेरे पास अभी जो है कृषि से, टेक्नोलॉजी से जोड़कर मैं कृषि का कार्य कर रही हूँ, युवाओं को जागरूक करने का काम कर रही हूँ और जोड़ने का काम कर रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास सरकार के द्वारा 5 गाय के साथ में मेरा गौशाला भी है जो मेरा अभी चल रहा है और प्रोफेशनल से पत्रकार के तौर पे कार्य कर रही हूँ, तो ये भी मेरा सेवा भाव में रहा है। और ये सारे चीज़ों को आगामी 5 सालों के अंदर में मैं चाहती हूँ कि उसे आगे विकास की ओर ले जाऊँ और एक एग्जाम्पल तैयार करूँ जो कि युवाओं को लगे कि और देखने को मिले कि अगर यदि मैं ये इस तरह से कर सकती हूँ तो वो लोग भी कर सकता है। और युवाओं को जोड़ने का भी कार्य कर रही हूँ और युवाओं भी आगे आ रहे हैं। सिर्फ नौकरी में ही ध्यान नहीं दे रहे हैं कि नौकरी आज के डेट में संभव नहीं है। ये मुझे अपना एक्सपीरियंस में बता चुकी हूँ कि उस समय जो है मुझे वो नौकरी प्राप्त नहीं हुआ। तो ये सारे चीज़ों को मैं 5 साल के अंदर में जो है बहुत ऊंचाइयों में ले जाना चाहती हूँ, विकास की ओर में ले जाना चाहती हूँ और ये मेरा सपना है जिसे मैं साकार करना चाहती हूँ। सो आप, जैसा हमने युवाओं के बारे में जाना, युवाओं के बारे में सुना, आप क्योंकि वीओ से हैं, CLF से हैं और बहुत सारी महिलाओं का जो संगठन है, आपकी चर्चाएं होती हैं महिलाओं के साथ, आप काफ़ी समय आप गुजारते हैं बाकी अपने जो आपके साथी हैं उनके साथ। तो एक तो आपका अपना एज अ मतलब महिला के रूप में आपके किस तरह के भविष्य को आप देख रहे हैं अगले 5 सालों में, साथ में जो और महिलाएं हैं जिनका एक तरह से आप यहाँ पे प्रतिनिधि भी आए हुए हैं, तो उनके सपने किस तरह के हैं, वो कैसे देख रहे हैं आने वाले भविष्य को? हम सभी महिलाओं को यह सपना है कि महिला अपने आप पर आत्मनिर्भर बने और आने वाले 5 साल में हमें यह देखने को मिले कि सभी महिला आजीविका गतिविधियों से जुड़े ताकि उनका जीवन में आर्थिक स्थिति सुधार हो, जिससे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे पाएँ। और हमारे समाज में महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं मिल पाता है और जैसे हमारे समाज में कुरीतियाँ जैसी दुर्घटनाएं चल रही है, जैसे बाल विवाह, नशाखोरी, डायन कुप्रथा, महिला हिंसा और मानव तस्करी, ये सब भी हम लोग को रोकने का सपना है। और महिलाओं को यह सपना है कि
ग्राम पंचायत के मीटिंग में जाकर कोई भी समस्या हो तो उसका निराकरण कैसे हो, ये सभी महिलाओं को सपना है। और महिलाओं को सपना है कि जो पंचायत लेवल पर हमारे 5 तरह की सुविधाएं दी जाती है, वो सुविधाएं सही तरीके से मिल रहा है या नहीं, इसमें भी सुधार करने की हम लोग को सपना है। जैसे आंगनबाड़ी में गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण एवं पोषण आहार की सुविधा, स्कूल में पढ़ाई की सुविधा, जन वितरण प्रणाली से सही राशन देने की सुविधा, पंचायत में मुखिया से हक अधिकार और सरकारी योजना जानने की सुविधा, पंचायत से स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पे है वहाँ सही समय से खुल रहा है कि नहीं, डॉक्टर हैं कि नहीं, वहाँ पे डिलीवरी प्रसव जाने के लिए ममता वाहन की व्यवस्था है कि नहीं, ये भी हम लोग को मतलब सपना है सुधार करने का। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और मीना जी से भी सुनते हैं कि उनके विचार क्या हैं इस बारे में। हाँ, आवाज़ आ रहा है। हम महिलाओं का सपना है कि आने वाले 5 सालों में 15 से 20 हज़ार की इनकम कमाएं, जिससे अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य बनाएं और आगे की रोजगार भी अच्छा चले। हम महिलाओं की सोच है कि स्वास्थ्य की सुविधा हो और महिलाएं स्वस्थ रहे, आने वाले दिन में उनको किसी भी तरह की बीमारी से जूझना ना पड़े। और हमारा CLF के अंतर्गत एक ऐसा सरकारी भवन हो जिससे अच्छी तरह हम उसमें बैठक कर सके और किसी भी तरह के परेशानी नहीं हो। महिलाओं के प्रति आत्मनिर्भर खुद होना चाहिए। हमारे CLF में हम महिलाओं की सपना है कि हमारा CLF मॉडल CLF बने, जिससे सरकारी योजना का चयन खुद करें और उस पर काम करें। धन्यवाद। ठीक है। किरण जी, एज आप, क्योंकि दोनों एक परिवार से आए हुए हैं, आप मेवालाल जी और आप, तो जैसे हम लोगों ने सुना कि युवा किस तरह से सोच रहे हैं अपने भविष्य के बारे में, या जो महिलाएं हैं और जो संगठनों के माध्यम से जुड़ी हुई हैं अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से, वो किस तरह से देख रहे हैं कि उनका ऑफिस हो, वो जाके बैठ के बातचीत कर सकें, एक कंफर्टेबल एक स्पेस हो, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आप परिवार की बात करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के परिवार हैं, जो और आपका जैसे एक परिवार है, आपके परिवार के रूप में आप किस तरह से देख रहे हैं अपने भविष्य को और अपने आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनके बारे में, या अगले 5 साल में आप दोनों कैसे देख रहे हैं अपने परिवार को? हमारे परिवार का ये सपना है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा कच्चा मकान है वो पक्के मकान में तब्दील हो जाए, जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में अपनी शिक्षा प्राप्त करें और उन्हें ज़्यादा दूर ना जाना पड़े शिक्षा के लिए। उचित स्कूल हो हमारे गांव में ही, ताकि वो अपनी शिक्षा अच्छी तरीके से प्राप्त करें और उन्हें उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनका इलाज उचित समय पे नहीं हो पाता है। तो हमारे परिवार के तरफ से ये सपना है कि हमारे गांव में कुछ ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हो, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, जिससे कि गांव के लोगों के साथ साथ जो हमारे परिवार में भी लोग रहते हैं उन्हें अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो। और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि आजीविका के जो साधन हैं जो लिमिटेड हैं वो बढ़े, ताकि आजीविका के लिए हमें कहीं दूर ना जाना पड़े और जो भी आजीविका से रिलेटेड जो भी हमारी समस्याएं हैं वो सुलझे और हमारी आमदनी में वृद्धि हो। और इसमें और हम थोड़ा सा जोड़ेंगे, जैसे सर का जो था ये तो हम लोग का खुद का परिवार का सपना है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के परिवार का सपना उनका भी अलग रहता है। तो उसमें हम अभी एक
पहले 2 साल ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हैं, तो उसका अनुभव थोड़ा जो ग्रामीण क्षेत्र के जो परिवार हैं उसका थोड़ा हम जिक्र करते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र यानी कि हम बोलेंगे सुदूर एरिया के जो क्षेत्र है, वहाँ जो हम अगर शिक्षा की बात करेंगे तो वहाँ शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही खराब है। इसलिए कि जो स्कूल, सरकार तो स्कूल भवन बना दिया है, बहुत अच्छा बिल्डिंग भी है, लेकिन वहाँ शिक्षक पूरा नहीं है। ये इसमें हमको, और जो स्वास्थ्य की सुविधा है, हमारे हर एक गांव में आंगनबाड़ी की सुविधा वहाँ उपलब्ध है, लेकिन वहाँ सिर्फ 15 दिन में 1 दिन ही एनएम दीदी के द्वारा टीकाकरण या दवा दिया जाता है। इसमें भी हमको गुणवत्ता उसमें लाना पड़ेगा। और ग्रामीण क्षेत्र, हम लोग खेती बाड़ी से ही जानते हैं कि उसका आजीविका मुख्य साधन खेती बाड़ी है, तो उन लोग को आजीविका खेती से जो उनको सहयोग हो सके, उनका जो जिससे आजीविका चले, हमको खेती करने के लिए पानी चाहिए, तो अगर उनका आजीविका के लिए हमको पानी का साधन का ये भी है। और बस ओके, थैंक यू, धन्यवाद। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं और अलका जी से थोड़ा सुनेंगे कि क्योंकि वो मुखिया हैं और पहली बार युवाओं का, तो आप क्योंकि एक समाज को और पूरे जो पंचायत है उसको कि आने वाला भविष्य कैसा हो, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो कैसे दिखें, समाज कैसा दिखे, पंचायत कैसी दिखे, उसको लेके अगर आप थोड़ा सा अनुभव अपना और अपनी जो सोच है और जो आपके सपने हैं उनको अगर साझा करेंगे तो। जैसा कि गांव के विकास के लिए पूरा प्रयासरत हूं। मैं अपने पंचायत को एक मॉडल पंचायत के रूप में देखना चाहती हूं। इसके लिए मैं अपने पंचायत स्तर पर जितने भी पंचायत सचिवालय में, उसके लिए मैंने डिजिटल लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की है, जिससे गांव के जितने भी गरीब बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं सकते हैं, सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं, वो वहां जाके जिनके पास पुस्तक बुक्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, उसके लिए वहाँ पंचायत सचिवालय में जाके बुक पढ़ सके, डिजिटल तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सके। साथ ही साथ अभी जो सरकार की तरफ से विद्यालय में जो भी डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, उसमें मैं विजिट करती हूँ कि जैसे शिक्षक किस तरह से उनको शिक्षा दे रहे हैं, टाइम टेबल क्या है, उच्च शिक्षा मिल रही है कि नहीं, टाइमली सब कुछ हो रहा है कि नहीं, बच्चे किस प्रकार डिसिप्लिन में रह के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं, इन सारे कार्यों का मैं रेगुलर विजिट करती हूँ, स्कूल का सर्वे करती हूँ, देखती हूँ। साथ ही साथ आंगनबाड़ी भी जाती हूँ और मेरे जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। बच्चे के लिए खाने का सामान्य बर्तन नहीं है, जो होती है खाना बनाने वाली हम लोग की होती है, उन लोग अच्छी तरह से खाना नहीं बना पाती है। उन लोगों के लिए मैं CDPO मैम से मिल करके कोशिश करती हूँ कि बच्चे लोगों को अच्छे से अच्छे माहौल अवेलेबल दे सके। साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में एक चीज़ हमको देखने को मिलती है कि जैसे वहाँ पलायन की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। युवा वर्ग होते हैं या उनसे ज़्यादा जो थोड़े एज के होते हैं, उन लोग भी बाहर रोजगार की तलाश में अपने गांव को छोड़कर बाहर जाते हैं। तो इन बाहर नहीं जाए, इसके लिए मैंने ग्राम में जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, मनरेगा के तहत है, 15 फाइनेंस के तहत बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको मैं ग्राम सभा के द्वारा लोगों को बताती हूँ कि किस तरह आप अपने क्षेत्र में, गांव में रहकर इन सारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और अपने गांव को आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोगों को बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिसको करके आप लोग गांव में ही अपना घर में रह के अपना विकास कर सकते हैं। और इसके साथ ही जैसे हम लोग का गांव जो होता है कृषि पे आधारित होता है, अधिकतर आजीविका कृषि के सहारे ही चलती है। इसलिए उन्नत कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त पानी की कमी देखने को मिलती है। तो पानी की व्यवस्था के लिए मैंने गांव में बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से तालाब बनवा रही हूँ। उसके बाद कुआं का अवेलेबल करा रहे हैं ताकि किसान को कृषि पे आधारित नहीं रहना पड़े, पानी की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े और अधिक से अधिक फसल उत्पादन कर सके और फसल को अपने ही क्षेत्र में
वो बेच सके। इसके लिए हम लोगों के क्षेत्र में एक मार्केट का बहुत अच्छी से व्यवस्था किया जा रहा है ताकि उनको वहाँ उचित लाभ मिल सके अपने उपज का और वे बाहर जाने के लिए मजबूर ना हो। इसके साथ ही मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा सपना है कि इस विज्ञान और तकनीकी के ज़माने में मेरे जो प्रायोरिटी है पंचायत को जितना हो सके मैं अपनी सेवा दूं और आगे ले जा सकूं, जिसमें महिला, बच्चे, पुरुष, युवा सभी वर्ग के लोग अपना निम्न स्तर से लेके अपने जीवन स्तर को आगे ऊंचा उठा सके ताकि वे अपना विकास अच्छी तरह से कर सकें। धन्यवाद। लेके अपने क्षेत्र को लेके किस तरह से देख रहे हैं आने वाले वर्षों को? धन्यवाद। रखना चाहते हैं उसको हम थोड़ा सा रखना चाह रहे हैं। जैसे सरकार का भी यही उद्देश्य है कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, तो देखा जाए तो ये तो सभी का एक सोच है कि बिजली, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, ये मूलभूत सुविधा हर गांव में होना चाहिए। लेकिन हम इसी जगह कहना चाहेंगे कि जो भी सरकारी व्यवस्था लागू है गांव में, उसको हम किस तरह से समाज और सरकार दोनों मिलकर के साझा एक प्रयास करें कि वो बेहतर ढंग से कैसे संचालन हो। क्योंकि कई ऐसे चीज़ हैं जो कि उस जगह पर उपलब्ध होते हुए भी उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हमको जैसा लग रहा है कि जहाँ उस तरह से सुविधा है वहाँ तक लोगों का पहुँच बने, वो चीज़ को जान पाए कि ये मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण चीज़ है, ये हमको लगता है। उसके बाद जहाँ मान लीजिए जिस क्षेत्र में जैसे विद्यालय नहीं है, आंगनबाड़ी सेंटर नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो उस जगह तो बनना अनिवार्य है। लेकिन जहाँ अगर है वो जो है वो सही ढंग से संचालन हो तो हमको लगता है कि हमको मन में लगता है कि बेहतर होगा। उसके अलावे हम अपने पंचायत में देखना चाह रहे हैं कि प्रत्येक गांव में कम से कम स्वास्थ्य उपकेंद्र हो ताकि लोगों को उस स्वास्थ्य सुविधा का लेने में कभी कोई किसी प्रकार दिक्कत ना हो। उसके बाद देश दुनिया का सूचना आदान प्रदान होने के लिए प्रत्येक गांव में एक पुस्तकालय हो, लाइब्रेरी हो, जिसे लोग वहां जा कर के पेपर के माध्यम से, कुछ बुक के माध्यम से तरह तरह की जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे कोई छोटा मोटा कानूनी सलाह हो या और अन्य चीज़ों को लेकर के। तो इस तरह से हम देखना चाहते हैं। और सबसे पहला बात है कि हमारे जो स्वशासन व्यवस्था के तहत जो ग्राम सभा है निचला स्तर में, जो देश का अंतिम कड़ी में जो हमारे ग्राम सभा है, वो ग्राम सभा जब तक मजबूत नहीं होगा, जब तक सशक्त नहीं होगा, तब तक जो है हम कोई चीज़ का परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे चीज़ है गांव में, जैसे नशा मुक्ति गांव में हो, डायन प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, इस तरह से कई कुरीतियाँ हैं गांव में, वो एकदम मुक्त हो। जैसे कि हम एक लाइन में कहेंगे कि एक ऐसा समाज का निर्माण हो, एक ऐसा समाज का निर्माण हो जहाँ भय, भूख और दुख
ये तीनों चारों चीज़ से मुक्ति हो और उस गांव में खुशहाल रहे। और गांव में जिस तरह से हम एक आर्थिक का जो संभावना देख रहे हैं वो मुख्यतः तीन है। पहला, जो अभी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत, ये योजना एक ऐसा योजना है जो कि प्रत्येक घर में जो है आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। दूसरा, एक ऐसा एग्रीकल्चर तकनीकी एग्रीकल्चर का व्यवस्था हो गांव में, जिसे हर तरह के लोग जो है कृषि करके अपना आमदनी बढ़ा सके, उन्नति कर सके। और तीसरा, लघु कुटीर उद्योग के तहत हम जैसे बहुत हर गांव में महिला समूह है, उसको हम लघु कुटीर उद्योग से उसको रोजगार से हम उसको जोड़ सकते हैं। तो ये मेरा 5 साल का जो परिकल्पना है, एक सपना है, वो चीज़ को हम देखना चाहते हैं। क्योंकि आज गांव नहीं हंसेगा तो हमारे शहर नहीं हंसेगा, हमारे देश नहीं हंसेगा। कहा गया है कि देश का आत्मा जो है गांव में बसा हुआ है। देश का आत्मा गांव में बसा हुआ है। अगर गांव खुश नहीं रहेगा तो शहर नहीं खुश रहेगा और ना देश खुश रहेगा। क्योंकि गांव में ही खाद्य पदार्थ हो, चाहे तिलहन हो चाहे दलहन हो, गांव के ही लोग उत्पाद करते हैं, जिसको लेकर के देश आज जीवित है। तो जिस तरह से देख रहे हैं कि गरीब दुखी कितना खुशहाली है, अगर गांव के लोग इस तरह से खुशी से हंस उठेंगे तो हमको लगता है कि पूरे शहर और पूरा देश के लोग हंस उठेंगे। धन्यवाद। मतलब आपका जो भावनाएं हैं हम सब समझ पा रहे हैं, और काफ़ी इमोशनल होके भी जिस तरह से आप बात कर रहे हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र को बदलने की, और क्योंकि आप 15 साल से प्रतिनिधि भी हैं, बहुत अनुभव भी है, और उसको 2 मिनट में 3 मिनट में रखना बहुत मुश्किल भी है। बट बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा। तो अगले जो हम बात करने चाह रहे हैं कि आपने जिस तरह के सपनों की बात की, चाहे वो सबसे ज़्यादा जैसे एक फोकस रहा कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, जो बराबर की जो अवसर हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हों, चाहे रोज़गार को लेके हों, शिक्षा को लेके हों, या स्वास्थ्य की हम लोग बात करें। दूसरा, क्योंकि आप पंचायत से आ रहे हैं तो ग्राम जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं कि उसको और फर्दर कैसे और बेहतर किया जाए और उसको डीपन कैसे किया जाए, उसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों के जो सपने हैं और आपकी सोच है वो निकल के आई। एक और जो इंटरेस्टिंग था कि कुछ ऐसे सपने भी हैं जो अभी बहुत मूलभूत हैं, जो बहुत मूलभूत ढांचा के हिस्सा हैं, उनको लेके भी है। साथ में बहुत कह सकते हैं कि जो थोड़ा नेक्स्ट स्टेप या फुट फॉरवर्ड भी है, जैसे कि इनकम एनहांसमेंट को लेके कि आज में जो इनकम है उसमें कैसे इजाफा हो और कैसे इनकम को बढ़ाया जा सके, वो भी बहुत अच्छे से और निकल के आया। प्लस जो कुछ झारखंड के स्पेसिफिक जो कुछ मुद्दे हैं उनको लेके भी आप कैसे उनके समाधान देखते हैं। तो जस्ट टू टेक इट फर्दर और आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हमारा समय भी है और अगला सेशन भी प्लान है, तो हम लोग थोड़ा सा ये भी सुनना चाहेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आप लोगों ने सपने बताए और जो आप सपने देख रहे हैं, ये इतना मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने सपना देखा और वो सुबह पूरा हो गया, 10 दिन में पूरा हो गया, 1 साल में हो गया। उसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं और बहुत सारी चुनौती कुछ ऐसी हैं जो आज के दिन में हैं। मतलब आप अभी कुछ करने जाते हैं तो सर्टेनली और ऐसा है कि वो चुनौतियाँ आएंगी, और कुछ ऐसी चुनौतियाँ जो शायद अगले कुछ दिनों में आ सकती है जब आप उन सपनों को पूरा करने के लिए बढ़ेंगे या उसके लिए आप प्रयास करेंगे। तो बहुत सारे उस तरह की चुनौती हैं। तो थोड़ा सा अगर हम बहुत क्विकली और थोड़ा मतलब संक्षेप में रख पाएँ कि क्या वो चुनौतियाँ आपको लगती हैं जो आज के दिन में हैं, दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं, और जो आपको लगता है कि आने वाले समय में हो सकती हैं, जो आप थोड़ा कहते हैं ना दूरदर्शी या दूरदर्शिता से देख पा रहे हैं कि ये सब भी हो सकता है, कठिनाइयाँ आने वाले समय में। मगर थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट होगा कि समय का थोड़ा सा ख्याल रखें और ब्रीफली और संक्षेप में थोड़ा छोटे और कम शब्दों में रख पाएंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी भी होगा। महोदयगण,
ग्रामीण स्तर के युवाओं के सपने अलग अलग होते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। एक ग्रामीण क्षेत्र के युवा होने के नाते मैं इस बातों को समझ पाया हूँ कि ग्रामीण स्तर के युवा मेहनत तो बहुत करते हैं, किंतु उन्हें उचित शिक्षा और टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं मिल पाता है। इस कारण उनमें आत्मविश्वास लगातार गिरते जा रहा है और वे अवसाद का शिकार होते जा रहे हैं। सरकार युवाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य तो कर रहे हैं, जैसे बच्चों के पढ़ाई के लिए इस विद्यालयों की शिक्षा है, कॉलेजों की शिक्षा है, लेकिन उसमें समय के अनुसार उनकी शिक्षण कार्य हो नहीं पा रही है। यदि किसी विद्यार्थी को अपने पठन क्रिया के लिए अगर पुस्तक की आवश्यकता हो रही है तो पुस्तकालय में उस समय पुस्तक भी विद्यार्थी को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो कुछ ये भी वजह है कि विद्यार्थियों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने जो भी वो सोच रख रहे हैं उनको पूरा करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ग्रामीण में कुछ युवा ऐसे भी होते हैं जो खेल के माध्यम से अपना करियर देखना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें एक सुचारू रूप से खेल का मैदान ही नहीं मिल पा रहा है। खेलने के लिए जो सामग्री होती है वो भी उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त भी देखा जाए तो एक मार्गदर्शक शिक्षक युवाओं के लिए अवश्य होनी चाहिए खेल में। जब तक एक कोच ना हो तो उनको प्रतिभा को आयाम नहीं दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं वर्तमान में युवाओं के लिए ये भी एक बहुत बड़ी चुनौतियाँ है जिसका वे सामना कर रहे हैं, और इस चुनौतियाँ के वजह से वे भविष्य में अपने आप को एक बेहतर खिलाड़ी बनाने से भी वंचित रह जा रहे हैं। मैं एक युवा के तौर पर अपने युवाओं में, अपने सहपाठियों में यह भी देखने को पाया हूं कि अभी के वर्तमान समय में युवा सोशल मीडिया का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। वे सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अपना कीमती समय सही जगह नहीं लगाकर सोशल मीडिया या अन्य जगहों पर लगा रहे हैं। इससे क्या है, उनका वर्तमान तो खराब हो ही रहा है, और यही अगर चरण चलते रहा तो आने वाला भविष्य में भी उनके लिए भविष्य उनका अंधकारमय हो सकता है। वही दूसरी ओर ये भी देखने को मिलता है कि अभी के ग्रामीण स्तर के युवाओं में अपने रोजगार को लेके, अपनी समृद्धि को लेके इतना टेंशन हो चुका है कि वे इस बात से इतना आहत हो गए हैं कि वे पथभ्रष्ट हो जा रहे हैं और बहुत सारे कुरीतियों, नशापान या अन्य गलत रास्तों पर वे चले जा रहे हैं। इससे क्या है, उनका वर्तमान भी बर्बाद हो रहा है, और अगर ये वो इसी रास्ते पर रह रहे हैं तो उनका आने वाले समय में भविष्य भी अंधकारमय दिख रहा है। धन्यवाद। सोनी जी, आप थोड़ा साझा करना चाहेंगे, आप किस तरह की चुनौती देख रही हैं? क्योंकि महिला हैं तो शायद आपकी चुनौतियां भी अलग हो सकती हैं सदानंद जी से। बिल्कुल सर, सपना तो देखी, रोजगार भी हासिल की, और ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे जहाँ तक सामना करना पड़ रहा है चुनौतियों का, वो है कि ग्रामीण क्षेत्र कच्ची रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो आने जाने का, आगमन का जो दिक्कत होती है, तो सबसे पहले प्राथमिकता होती है कि आने जाने का मूलभूत सुविधाएं नहीं है। और मैं जो रोज़गार से जुड़ी हुई हूँ, जैसे कि कृषि से बताई कि मैं जुड़ी हुई हूँ, टेक्नोलॉजी के साथ में काम कर रही हूँ। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि मशीन से हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। पर ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण ये सारी सर्विस जो है सही से नहीं मिल पाता है, और हमें जो है शहर की ओर फिर से भागना पड़ता है, आना पड़ता है। ये मेरी एक समस्या है, क्योंकि हमें अपने ग्रामीण एरिया में वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है। और तीसरी है कि जो मैं उत्पादन कर रही हूँ, जो भी कृषि से उत्पादन कर रही हूँ, या जो मेरा फॉर्म है वहाँ से जो दूध का उत्पादन कर रही हूँ, सही से बाज़ार ना होने के कारण उसका जो मुनाफा होता है, जो मिलना चाहिए मुझे, वो सही से नहीं मिल पाता है। तो ये मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण है, और मुझे लगता है कि भविष्य में मुझे जो है जो भी भविष्य में मुझे जो है लगता है कि आर्थिक स्थिति का मुझे सामना करना पड़े और मैं उसमें सक्सेस ना हूँ, इस तरह से मुझे फील होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे उपलब्ध नहीं मिल रहा है मार्केट के लिए। और एक लड़की हूँ तो ज़्यादा अपना राज्य से बाहर जा सकती हूँ, बट एक होता है ना कि ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि वहाँ पे जाऊँ, पता नहीं क्या होगा। और इसी तरह से मैंने अपने कार्य क्षेत्र में भी देखा है कि दीदी बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं, अपने रोजगार कर रहे हैं, छोटा छोटा उद्योग भी डेवलप किए हुए हैं, पर मार्केट नहीं मिलने के कारण वो लोग को जो है सही मुनाफा नहीं मिल पा रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा चुनौती है।
ओके, थैंक यू। तो थोड़ा सा हमने बदलाव भी किया है सत्र में कि जब मीना जी तक हम थोड़ा चैलेंज पे बात करेंगे और जो हमारा अगला भाग था, चौथा भाग, वो मेवालाल जी से शुरू करेंगे कि उनको ये जो चैलेंजेस की या जो चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं, जो जिस तरह से साझा कर रहे हैं लोग, उनको ओवरकम करने के लिए, उनसे निपटने के लिए किस तरह के प्रयास कर रहे हैं, तो आप चारों से हम उस पर बात करेंगे, चौथे भाग वाला जो हमारा हिस्सा है। ठीक है, आप बताइए। हम महिलाओं को तो सपना बहुत है, लेकिन कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे महिलाओं को जानकारी की अभाव से हक अधिकार की लाभ नहीं मिल पाता है और हमारा समाज में महिलाओं को बहुत कमज़ोर समझा जाता है, जो कि महिला चाह कर भी आगे की ओर नहीं बढ़ पाती है। हिम्मत तो बढ़ाती है, लेकिन समाज वहाँ पे रोक लगा दिया जाता है और घर से उनको अनुमति बाहर निकलने की नहीं दी जाती है। महिलाओं को बाहर जाने से डर बना रहता है कि कहीं मेरे साथ दुर्व्यवहार तो ना हो जाए। इसी कारण से महिला आगे निकलना नहीं चाहती है। और महिलाओं के साथ ये भी चुनौतियां हैं, जब पंचायत लेवल पर महिलाओं के साथ मीटिंग किया जाता है तो वहाँ केवल महिलाओं को भीड़ इकट्ठा करने के लिए बुलाया जाता है, बल्कि उनको बातों को सुनने के लिए नहीं और उनसे निर्णय लेने के लिए नहीं बुलाया जाता है। ये भी महिलाओं के साथ एक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद। ये पॉइंट को मुझे लगता है बहुत ही मतलब जो बहुत कॉमन भी है और मुझे लगता है बहुत लोग सहमत भी करेंगे, जो आप चुनौती जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो महिलाओं के कलेक्टिव्स हैं उनके माध्यम से एक वो पूरा जो है कि पंचायत में महिलाएं दिख तो रही हैं, बट क्या उनको उस तरह का मौका मिल रहा है अपनी बात रखने का या निर्णय लेने का। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और बहुत महत्वपूर्ण आपने अच्छी बात है कि आप उसके बारे में बात कर रही हैं और आपको मालूम है कि ये हो रहा है। तो अगर चुनौती मालूम है तो फिर उसका समाधान भी संभव है। हाँ, चलिए ठीक है। तो हम थोड़ा मीना जी से भी सुनेंगे उनकी किस तरह के सोच है और सब जो चुनौतियों को लेके। बचत और ऋण में ही व्यस्त हो जाती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती हैं, क्योंकि उनको व्यवसायिक सोच होने के कारण समाज में अपना पहचान नहीं बना पाती हैं। आज भी हमारे गांव की दीदियां स्वच्छ स्वास्थ्य केंद्र में मूल रूप से, जैसे कि बिजली और पानी का व्यवस्था नहीं होने के कारण अपना प्रसव अस्पताल में नहीं करवा पाती है, क्योंकि वहाँ पे सारी सुविधा नहीं मिल पाती है। आज भी सेवाओं के प्रति महिलाओं को अनदेखा कर दिया जाता है और दुर्व्यवहार कर दिया जाता है, क्योंकि उन्हें सामुदायिक में सेवा प्रदान करने के बीच परस्पर दूरी बनाने की वजह से सामुदायिक मांग और उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। धन्यवाद। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। तो मेवालाल जी और किरण जी, आपसे थोड़ा सा हम जैसे जो चुनौतियों का बात हुआ ना कि किस तरह की चुनौती वो देख रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, बहुत ही मतलब गहराई वाली चीज़ें हैं और जो उन्होंने सोच अपनी बताई कि वो कैसे देख रहे हैं आने वाले भविष्य को और किस तरह की समस्या उन्हें दिख रही है और उसका तो आपसे आप जो बाकी हमारे 4 पैनलिस्ट हैं जो साथी हैं उनसे थोड़ा सा ये सुनना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे कि इन सब का समाधान क्या है। आपको क्या लगता है कि किस तरह का समाधान आप आज के दिन में कर रहे हैं, क्योंकि आप गांव में रह रहे हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना आप कर रहे हैं ऑलरेडी पहले से भी, तो वर्तमान में आप कैसे उनसे डील कर रहे हैं, कैसे उन समस्याओं से निपट रहे हैं। दूसरा, उनका समाधान करने के लिए और किस तरह की भारी मदद आने से, मतलब मानिए सरकार के माध्यम से, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से, या इस तरह का किस तरह का मदद मिलने से उन चुनौतियों से और बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। समाधान के रूप में हम यही चाहते हैं कि हमें कुछ SHG वगैरह के तरफ से जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो मिले और अच्छे स्कूल की व्यवस्था हो ताकि हमारे बच्चों को उच्चतम शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। समाधान के रूप में हम ये भी चाहते हैं कि जितने भी मार्केट हैं उपलब्ध, जैसे वो अच्छे तरीके से डेवलप हो ताकि हमें उचित मूल्य मिल सके अपने उत्पादन को बेचने के बाद,
ताकि जिससे हमारी आजीविका पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। और समाधान में हम ये भी चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हमें दी जा रही हैं प्रेजेंट में, वो और से बेहतर हो, गुणवत्ता हो, उनमें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध किया जाए, जिससे कि ग्रामीणों को कहीं स्वास्थ्य सुविधा के लिए शहर की ओर जाने की आवश्यकता ना पड़े। और हम जो सरकार से और गैर सरकारी संस्था से ये चाहेंगे, सबसे पहले तो ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी सरकारी योजनाएं चल रही है या सरकार की जितने भी अभी हम बात करेंगे तो आपका मनरेगा से 63 तरह का योजना चल रहा है, हमका मुखिया फंड से 15-20 से भी योजना चल रहा है और दूसरे विभाग से भी योजना सब चल रहे हैं। उसका जानकारी हमारे ग्रामीणों को अगर सही समय से हो जाएगा, सही कागजात के बारे में उन लोग को पता चलेगा तो उन लोग के पास सही समय पे योजना उन लोग को मिल पाएगा। नहीं तो अभी हम लोग को देख रहे हैं गांव में कि जो सरकार की योजना है वो तो अभी 2 दिन पंचायत सचिव बोलेंगे कि हमको 2 दिन में इसका योजना का लिस्ट चाहिए, इतना व्यक्ति का नाम चाहिए, तो जो आते हैं उनका लिस्ट में नाम आता है। लेकिन जो छूटे हुए लोग हैं चाहेंगे कि सबसे पहले तो सारी योजनाओं को जानकारी यानी कि जागरूकता ग्रामीण स्तर पे होना चाहिए, वो सरकार की तरफ से भी और गैर सरकारी संस्था की तरफ से भी। ये मेरा एक है। और दूसरा, जैसे मुखिया जी भी पहले बोले थे ग्राम सभा, जो हम लोग का जो ग्राम सभा है गांव का देखा जाए तो सबसे लास्ट कड़ी हम लोग का ग्राम सभा है। जो भी योजना हमको लेना है ग्राम सभा से ही लेना है। लेकिन अभी हम लोग का ग्राम सभा क्या हो रहा है कि जो हम लोग के हैं प्रधान जी, मुखिया जी और जो वार्ड पार्षद हैं वो लोग आके ग्राम सभा में अटेंड करते हैं, लेकिन पूरे ग्रामीण लोग वहाँ तक अभी तक ग्राम सभा में पहुँच नहीं पा रहे हैं। यानी कि हम लोग को जो जागरूकता करेंगे तो उन लोगों को बताना पड़ेगा कि ग्राम सभा में आप लोग आके सारे सरकारी योजनाओं को प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। और जो हम लोग का जो खेती का ये मुख्य साधन है तो उसके लिए हम ये सरकार से चाहेंगे कि किसानों को समय पे जो कृषि ऋण है वो उपलब्ध कराया जाएगा तो किसान समय पे खेती कर सकेंगे। साथ में सर ये भी है एक कि जैसे सिंचाई का तो हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो सिंचाई के लिए हम चाहते हैं कि कोई भी वैसा सोर्स दिया जाए जिसे हम गर्मी हो चाहे बरसात हो, मतलब जब सिंचाई की आवश्यकता पड़े हमें तो हम सिंचाई का साधन चाहते हैं ताकि हम कृषि अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, धन्यवाद। तो अगेन जो जिस तरह के आप लोग सॉल्यूशन कुछ तो ऐसे जो आप ऑलरेडी कर भी रहे हैं, आज के दिन में उपस्थित भी हैं और शायद आप कहना चाह रहे हैं कि वो और बेहतर कैसे हों ताकि जो चुनौतियां उनसे निपटा जा सके। तो नाउ अब मैं आमंत्रित करूंगा अलका जी को कि वो भी थोड़ा अपना विचार कि ये जो चुनौतियों के बारे में बात हुई, जो आपके साथी लोगों ने बताया कि ये सब चुनौतियां हैं, तो मुखिया के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में आप कैसे देख रहे हैं कि इन चुनौतियों का समाधान कैसे कर रहे हैं आज के दिन में? मैं फिर से अपना सवाल को दोहरा दे रहा हूँ कि आज के दिन में कैसे कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है कि और इस तरह की अगर सपोर्ट मिले या एक्सटर्नल सपोर्ट जिसको बोलते हैं ना, बाहरी मदद, अगर वो मिले तो कैसे और समाधान बेहतर हो सकते हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे एक प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों को भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अभी इन लोगों ने कहा कि खेल की मैदान की कमी है, महिलाओं को अपने बाहर निकलने की समस्या है, बाहर निकल के खुल के अपने विचारों को व्यक्त करने की समस्या है। इन लोगों ने फिर ग्राम सभा की कमी है, ग्राम सभा में संगठन की कमी है, ग्राम सभा में उपस्थिति की कमी है। इन सारी चुनौतियों के बावजूद सबसे बड़ी अभी जहाँ तक मैं समझती हूँ कि मैं अभी पहली बार पंचायत की मुखिया बनी हूँ, अभी नया ही मेरा अभी धीरे धीरे मैं समझ पा रही हूँ। जितना तक मेरा समझ है, जहाँ तक अभी मैंने ग्राम सभाएं करती हैं, इन लोगों ने सही कहा कि लोगों में जागरूकता की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, जिसके चलते बहुत कम उपस्थिति रहती है। इन सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर ग्राम सभा में लोगों की उपस्थिति कम रहेगी तो जाहिर है कि जितने भी सरकारी योजना है जिसकी जानकारी ग्राम सभा के द्वारा ही हम लोग जानकारी देते हैं,
उन जानकारी अगर लोगों की उपस्थिति कम रहेगी तो वो अपने क्षेत्र में योजनाओं को कम ले सकते हैं, उसका फ़ायदा कम उठा सकते हैं। ग्राम सभा के द्वारा ही क्या फ़ायदा है, आप कैसे उसका प्रोसेस है, कैसे काम कर सकते हैं, इन सभी जानकारी दी जाती है। तो इसलिए सबसे बड़ी चुनौती ग्राम सभा को संगठित करना है, उसमें उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीणों की हो, ये मैं देखती हूँ। और इसके लिए मैं एक वाहन की व्यवस्था की हूँ, जिसके द्वारा पूरा गांव में, पूरा पंचायत में ये मीटिंग से पहले बता दिया जाता है कि कल ग्राम सभा है, आप लोगों को उपस्थित होना है और आप लोग उसमें उपस्थिति अधिक से अधिक दर्ज कराइए। और जितने भी काम हैं वो काम को अपने हर क्षेत्र में वार्ड मेंबर के थ्रू आप लीजिए, करवाइए और अपना जीवन स्तर ऊंचा बढ़ाइए, ताकि आगे चलकर गांव से निकलकर आगे बढ़िए। महिलाओं को ट्रेनिंग के रूप में बहुत सारी कौशल विकास के थ्रू आगे निकलने के लिए, जैसे इन लोगों ने कहा कि प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है कि ताकि उनका उत्पाद जो होता है कुटीर उद्योग के द्वारा, हस्तशिल्प उद्योग होता है, बहुत कुछ ऐसे अभी सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही है जिनमें महिलाओं और लड़कियों को जो सामान तैयार करती है उनको बाहर उनका सेल किया जा रहा है, ताकि उनको कुछ कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। इसके साथ ही साथ जो भी चुनौतियां हैं, जैसे सरकारी फंड में अभी जहाँ तक मुझे समझ में आया है, मैं देखती हूँ कि थोड़ा सा अगर फंड में वृद्धि किया जाए तो हम लोग पंचायत का विकास थोड़ा और अच्छी ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लगता है कि सीमित मात्रा में थोड़ा सा फंड हमको लगता है, जिसे हमें जन जन तक हर वार्ड में पहुंचाने के लिए थोड़ा सा असमर्थ लगता है। जैसे बहुत सारे ऐसी योजनाएं होती है जिसमें हम लोग 15 फाइनेंस से 5 लाख तक का ही काम करवा सकते हैं, तो इसके लिए हम 5 लाख तक का ही पंचायत स्तर पर मुखिया के फंड से काम किया जाता है। परंतु इन चुनौतियों को, बड़ी योजनाओं को, जैसे बहुत बड़ा बड़ा काम करने के लिए, जैसे विवाह भवन हुआ, सामुदायिक भवन हुआ, ये सब काम करने के लिए हम लोग एक फंड होता है जो सरकारी विभाग के अलावा होता है, DMFT फंड बोलते हैं, उस फंड में अप्लाई किया जाता है। और अभी मैं की हूँ और मेरे पंचायत में एक विवाह भवन की शुरुआत मैं करने जा रही हूँ, और साथ ही साथ एक आंगनबाड़ी DMFT फंड से बनाया जा रहा है, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र की भी निर्मित कर रही हूँ। कोशिश है, मेरा प्रयासरत है कि इन सारी चुनौतियों से का सामना करते हुए कोशिश करूँगी कि चुनौती नहीं रहे, समस्या का समाधान करते हुए आगे पूरे पंचायत में अच्छी से अच्छी पूरा पंचायत का विकास कर सकूं, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा कर सकूं, और कोई भी ऐसी चुनौती न रहे कि लोग जिसका सामना न कर सके और उनका जीवन सरल हो और आगे वे अपने घर से निकल के, पंचायत से स्तर से निकल के देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर सके एक पंचायत प्रतिनिधि के रूप में। और मैं ये भी चाहती हूँ कि हर घर में जितनी भी सरकारी सुविधा उपलब्ध है, उन सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ उनको मिले। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। मतलब जो आपने जो बातें की, बहुत मतलब हर रेंज पे जाके कि फंड को लेके, पंचायत को लेके, टेक्निकल चीज़ों को लेके किस तरह की समस्याएं हैं। अब जो कृष्णा जी हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, और दूसरी रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि थोड़ा अगर संक्षेप में आप बता पाएँ कि किस तरह के समाधान आज के दिन में आप कर रहे हैं अपनी पंचायत में, और किस तरह की भारी मदद के द्वारा और उनको बेहतर या और जो सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 15 साल में जो मेरे बीच में जो चुनौतियाँ आई है, वो डेली की डेली वही रूट है। हम सुतले रहते हैं और लोग पहुंच जाते हैं, जनता पहुंच जाते हैं घर, मुखिया जी जल्दी उठिए, मेरा ये काम है, वो काम है, ये काम है, वो काम है। मतलब पर डे का यही रहा है इतिहास। उसके बाद आज वहाँ खेतीबाड़ी को लेकर के लड़ाई झगड़ा, कल वहाँ लड़ाई झगड़ा, कल वहाँ, इस तरह से मतलब लगातार जो है जो मेरा 15 साल का अनुभव रहा है, काफ़ी बड़ा ये रहा है, चुनौती रहा है। फिर उसको हमने जो है
जहाँ ग्राम सभा सशक्त है, ग्राम सभा द्वारा उसको ग्राम स्तर में ही जो भी लड़ाई झगड़ा है उसको क्लियर किया गया। उसके बाद फिर जो सामाजिक लेवल पर है, समाज लेवल पर उसको रफा दफा कर दिया गया। फिर उसके बाद जो अगर ग्राम सभा से लेकर के पंचायत तक अगर उसको निपटारा नहीं हुआ तो फिर वो जो है आपका थाना लेवल में जा कर के फिर इस तरह से बहुत सारा चुनौतियां हमको मिला। लेकिन उसके अलावे जो गांव में जो ग्राम सभा द्वारा उनके अनुकूल जो विकास का काम होना चाहिए वो चीज़ आज तक सही ढंग से नहीं कर पाए हैं। क्योंकि बहुत ऐसा सरकारी भी ऊपर से दिशा निर्देश है जो कि हम लोग गांव के अनुपात, गांव के इच्छा अनुसार हम लोग कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उनके अनुसार हम लोग योजना को लागू नहीं कर पा रहे हैं। ये सारा चीज़ है हम लोग के बीच में अड़चन। तो इस पर अगर हमको लगता है कि सुधार किया जाए, जैसे मान लीजिए मनरेगा हुआ, फिर फाइनेंस हुआ या तो और योजनाएँ हैं, वो जो है गांव के आवश्यकता अनुसार, गांव के ग्राम सभा के आवश्यकता अनुसार हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि वो सरकार का उद्देश्य और कुछ रहता है, हम लोग का उद्देश्य कुछ और रहता है, गांव का उद्देश्य और कुछ रहता है। तो कुल मिलाकर के बहुत इस तरह से चुनौतियाँ हमारे बीच में है। धन्यवाद। ओके, आपने बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही क्विकली अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी क्योंकि जैसा कि हमने पिछले ऑलमोस्ट 1 घंटे से हम लोग बात कर रहे हैं और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको सुन रहे हैं, तो इसको और आगे बढ़ाते हुए और थोड़ा सा एक समराइज़ करने की हमने कोशिश किया है इस पूरे चर्चा को जो आप लोगों ने सुना, सपनों के बारे में, चुनौतियों के बारे में और किस तरह के फॉरम और प्लेटफॉर्म लेके उनका समाधान किया जा रहा है। तो ये एक फॉर्मेट के माध्यम से हमने 9 स्क्वायर मंडाला के माध्यम से, अगर आप लोग उसको गूगल भी कर सकते हैं अगर देखना चाहें, तो उसके माध्यम से हमने थोड़ा कोशिश किया है कि इसको थोड़ा समराइज़ करें। और मेरे कलीग हैं मनोज, वो जब हम लोग चर्चा कर रहे थे वो उसको फिल करके उस चर्चा को कोशिश करेंगे अगले 5 मिनट में समराइज़ करने का, और फिर हम जो सेशन के समाप्ति की ओर अगले 5 से 7 मिनट में कर पाएंगे। तो मैं आमंत्रित करूँगा अपने साथी मनोज को कि थोड़ा सा वो उसको समराइज़ कर पाएँ 5 मिनट में और कंक्लूड कर पाएँ कि किस तरह का लोगों का चर्चा हुआ और क्या क्या उससे निकल कर आया। थैंक यू अमजद। नमस्कार सभी को जोहार। और सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से सभी लोग एक बार ताली बजा के उनका अभिनंदन करें कि उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने हमारे समक्ष रखा है। और हमने कोशिश की है कि एक ढांचे के रूप में उन सभी बातों को एकत्रित कर आपके सामने हम रख सके। तो मेरे साथी से मैं अनुरोध करूंगा कि उसको प्रेजेंटेशन को सामने रखें। कुछ इस तरह का है कि सबने एक तो ये बात की कि उनकी बुनियाद क्या है, वो खुद कौन है, उनकी क्या कहानी रही है, तो उसको बेस का हमने आकार दिया है कि उनकी बुनियाद क्या है उसको एक बार समझा जाए। उसके बाद जो है स्पेस का हमने बात किया है कि आज के दिन में वो अपनी समस्याओं को, अपनी लड़ाई को किस तरह से लड़ रहे हैं, अब किस तरह से अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उसको उन्होंने रखा है, तो उसको भी एक बार देखेंगे। और साथ ही जो है आने वाले 5 साल की हमने बात की कि वो किस तरह का सपना देखते हैं खुद के लिए और अपने गांव और अपने समाज के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 श्रेणी के प्रतिभागी हमारे सामने हैं। एक तो एक युवा, एक युवती हैं जो अपनी बात कर रहे हैं, अपने युवा समाज की बात कर रहे हैं। दूसरे जो हैं कि एक परिवार भी यहाँ पे मौजूद है, जो एक परिवार किस तरह से सोच रहा है, किन चीज़ों से गुजर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। और साथ ही जो हमारे समुदाय के प्रतिनिधि हैं, जो हमारे ग्राम सभा पंचायत के प्रतिनिधि हैं और हमारे महिला ग्राम संगठन के भी प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं। तो तीनों श्रेणियों की बात को यहाँ पे हमने एकत्रित करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एक युवा क्या कह रहा है। तो युवा ये कह रहा है कि वो ऑडिटर है, मतलब कहीं ना कहीं वो अपने समाज के कल्याण कार्यों में एक जो है कार्यरत है ऑलरेडी।
टॉपर का उसको पोजीशन मिला है, उसको समाज में एक सम्मान मिला है, जिसको उसको और प्रेरित किया है कि आगे और बढ़ सके और समाज के कल्याण के काम में अपना कंट्रीब्यूशन वो दे सके। वहीं पे हम ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं बचपन से ही एक क्राइसिस हमको जो युवा युवती हैं उनको झेलना पड़ रहा है। एक फाइनेंशियल अगर बैकड्रॉप बोल लें, एक वो चीज़ें सब झेल करके जो है वो आगे बढ़ा है, लेकिन फिर भी अपने आप को मोटिवेटेड रखा है और उसी को ज़रिया बनाया है कि वो समाज में और अपने युवा पीढ़ी में भी जो है उस आग को जलाए रखे, ताकि वो और एक बेहतर कल और एक बेहतर समाज की संरचना कर सके। उसके बाद जैसे अगर हम परिवार का देखते हैं तो परिवार में जैसे इन्होंने बात की कि लैंड डिस्प्यूट रहा है, जिसके वजह से इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड हुआ और उनको काफ़ी मुश्किलों का हालत झेलना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वो फाइटिंग स्पिरिट दिखी है हमको कि उसने जो है उस परिवार ने उस सारी समस्याओं से जूझकर एक आगे बढ़े हैं और यही उम्मीद रखते हैं कि आगे भी उनका परिवार एक बेहतर ज़िंदगी जी सके और साथ ही बाकी परिवार उनके समाज के, उनके गांव के, वो भी उन सभी समस्याओं से दूर हो सके जो उन्होंने खुद झेला है और आगे बढ़ के एक बेहतर ज़िंदगी अपने लिए पा सके। वैसे अगर हम समुदाय की बात करते हैं तो समुदाय में देखते हैं कि महिला जो है, हालांकि उनको परिवार में काफ़ी रोक टोक का सामना करना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं एसएचजी जो है उनके लिए काफ़ी सीढ़ी जैसा काम किया है और उन्होंने उसको मजबूती प्रदान की है। उन्होंने अपने एक तो फाइनेंशियल तौर से उन्होंने अपना इंटरडिपेंडेंसी बनाया है, आत्मनिर्भर महिला की बात करते हैं, और उसमें उन्होंने ये देखा है कि उसके माध्यम से जब एसएचजी में वो पैसा जुड़ने लगे तो उनको और कॉन्फिडेंस भी मिला। धीरे धीरे अपने जीवन में भी उनको एक मान सम्मान मिला, उनको एक नाम मिला और जो है कहीं ना कहीं वो जा कर के एक ऐसे मुकाम पर पहुंची जहां उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री से भी मिलने का मौका मिला। तो ये अपने आप में एक कहानी दर्शाता है कि किस तरह से महिलाओं का एकजुट आना जो है उनको वो जीवन उनको प्रदान कर रहा है, जहाँ पे वो इतना आगे बढ़ सके, इतने मुश्किलों को झेलते हुए भी। वैसे अगर और हम देखें तो ये भी बात निकल के आई कि काफ़ी महिलाओं के इश्यूज़ को देखा। जब एक हमारी साथी ने बोला कि वो शहर से गांव के तरफ गए तो वहाँ पे उन्होंने कई सारी इश्यूज़ देखे, जैसे ओपन डिफिकेशन के इशू देखा, बहुत सारे महिलाओं के अलग अलग और भी इश्यूज़ को उन्होंने देखा और उसी से उनको प्रेरणा मिली कि हम इसको सुधार कर सकते हैं, सुधार करना चाहिए। और उन्होंने इसी विषय पे उन्होंने काम किया, हर घर शौचालय बनाने के लिए काम किया, एक बेहतर स्कूल बनाने के लिए काम किया। वहीं पे मुखियाओं का हमने सुना कि किस तरह से उन्होंने बचपन से ही उनको एक बेहतर सीख, एक बेहतर समझ मिली कि हमारे जंगल को बचाना चाहिए, हमारे गांव समाज में जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बेहतर बनाना चाहिए। और उसी प्रेरणा को लेते हुए 3 टर्म्स में, मतलब 15 साल तक एक मुखिया के तौर पे अपने समाज कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो मोटा मोटा अगर देखेंगे तो ये जो है बुनियाद रही है इस सभी प्रतिभागियों की। और अगर हम देखें कि आज के दिन में वो किस तरह का स्पेस है, तो युवाओं को एक इनफॉर्मल स्पेस भी मिलता है, सोशल फोरम्स भी हैं जहाँ पे वो अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, कम्युनिटी फोरम्स भी है, ग्राम सभा भी है। कई बार जो है थाना और अन्य कुछ इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो भी मदद में आते हैं, जहाँ पे वो आज के दिन में जो कठिनाइयाँ झेल रहे हैं उनका वो सामना करने में उनको मदद मिलती है। इसके अलावा जो हमारे महिला संगठन हैं वो भी हैं, जो कि महिलाओं को सुनकर उनके समस्याओं को दूर करने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब अगर देखें कि इस सभी के एस्पिरेशंस क्या निकल के आए हैं, क्या सोच रखते हैं ये भविष्य के लिए, तो उसमें हम देखें कि लगभग सभी ने यही बातें की हैं कि एक युवा जो है वो, जैसे बात निकल के आई कि सिविल सर्विस ज्वाइन करके समाज के लिए काम करना चाहता है, एक बेहतर देश का, एक बेहतर दुनिया का गठन करना चाहता है। वहीं पे उसके मन में समाज के लिए भी सोच है कि जो हमारे गरीब साथी हैं, गरीब परिवार हैं, उनको फ्री एम्बुलेंस की सुविधा दी जाए, जो हमारी वित्तीय स्थिति है परिवारों में उसमें सुधार आ सके, परिवार को एक बेहतर ज़िंदगी मिल सके।
इसके अलावा ये भी है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे खान पीन, रहन सहन, रहने की जगह, एक क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत लगती है उनको। तो उनका सपना ये है कि एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम हो, बेहतर स्कूल हो। जो पब्लिक डिलीवरी, जो गवर्नमेंट की डिलीवरी सिस्टम्स हैं, वो डिलीवरी सर्विस में भी एक बेहतरी चाहते हैं वो, कि वो टाइमली मिल सके और एक बेहतर तरीके से उन तक पहुंच सके जहां पे उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे अगर खेती बाड़ी की बात करें तो वहाँ पे इरिगेशन सोर्सेज की बात आ रही है कि बेहतर सिंचाई सुविधा सिस्टम की ज़रूरत है, और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, बेटर मार्केट लिंकेज की बात आती है, ताकि जो है हमारे कोई भी परिवार जो है उसको बाहर जाके कमाने की ज़रूरत ना पड़े और वो अपने गांव में ही अपने लिए और बाकी साथियों के लिए रोज़गार का जुगाड़ कर सके। इसके अलावा जो है ये भी बात आती है कि महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर जिस तरह के हम देखते हैं कुरीतियों का वो सामना कर रहे हैं, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी बात आई, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात आई। तो इन सभी को रोकने का और ये सभी से मुक्त एक समाज की वो सपना देखते हैं और उसी ओर काम भी कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ग्राम सभा को, जो हमारे सामुदायिक संगठन हैं, उनको कहीं ना कहीं प्लानिंग करने का और इम्प्लीमेंटेशन करने का, सभी स्कीम्स का उनको अवसर मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भागीदारी ली जाए, ताकि वो एक बेहतर प्लान करके उसको बेहतर तरीके से रोल आउट कर सके। अगर इसी के साथ हम ये भी देखते हैं जी, तो जैसे कि ये भी बात हुई कि और भी जो कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, और हमारे ग्राम सभा, जो हमारे कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है ताकि वो बेहतर काम में आ सके। तो वे फॉरवर्ड का अगर हम देखेंगे तो 3-4 ज़्यादातर चीज़ें इसी से जुड़ी हुई हैं। मैं जल्दी से उसको बताता हूँ। तो लगभग ये कुछ बिंदु निकल के आए थे कि जो है जितने भी स्कीम्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे स्कीम्स हैं, लेकिन सही समय पे उसकी जानकारी नहीं मिल पाती। तो टाइमली इन्फॉर्मेशन और नॉलेज की ज़रूरत है, लगती है कम्युनिटी में, उसको मजबूत करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिलीवरी सिस्टम्स को और बेटर करने की ज़रूरत है। ग्राम सभा में पार्टिसिपेशन को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से बात हुआ कि उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। स्किल ट्रेनिंग फोरम्स की ज़रूरत है हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और जो लास्ट में बात हुई कि बेटर फंड फ्लो की भी ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं अपने समराइजेशन को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और अमजद, आप प्लीज़ आगे बढ़ा दें सेशन। ओके, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया, और थैंक यू मनोज, आपने उसको समराइज़ किया। तो इस सत्र के हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, और इस सत्र को हम समाप्त करते हैं क्योंकि अगले जो हमारा सत्र है और सेशन है वो प्लान है, तो हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Amjad ji. Thank you, everyone. I would kindly request the team to share a token of appreciation for the panelists who have joined us for this session. जोरदार तालियों से हम सभी प्रतिनिधियों का धन्यवाद करते हैं, हम सभी के समक्ष अपने विचार साझा करने के लिए। तालियां बजती रहनी चाहिए, इनका मनोबल बढ़ता रहना चाहिए। थैंक यू।
Thank you, everyone.